पढ़ रहे थे 124(1) पढ़ लिए, 124(2) जो टेक्स्ट अब नहीं है वो पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं जो अब नहीं है। लेकिन ये मुद्दा हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इसी मुद्दा पर एक पूरा का पूरा कहानी शुरू हो जाएगा। तो वो लिखा क्या हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि हु विल अपॉइंट, इसमें लिखा हुआ था, एकदम खास बात बोल रहे हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, और इसमें लिखा हुआ था कि आफ्टर कंसल्टेशन with such judges of Supreme Court and High Court that President deems necessary for appointments other than CJI must be consulted। यहां से कहानी शुरू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी में घुस रहा है, ध्यान से मेरा बात सुनते रहिएगा। आर्टिकल 124(2) जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन एक तरह से वो है। ठीक, वो कैसे हम बताएंगे, एक तरह से है भी, पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका इफेक्ट जिंदा है। सरकार जो था इसको 2000 पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट 2014 में इसको चेंज कर दी थी। ठीक है, 2014 में इसका स्ट्राइक डाउन की, इसको खत्म की, स्ट्राइक डाउन इसको अमेंड की, अमेंड करके लिखवा दी कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये वाला हम ये लिखे हैं कुछ कारण से, ये है नहीं। इसके जगह में अब क्या लिखा हुआ है, शैल बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लेकिन अब जो है वो लिखवा तो दी है, लेकिन चूंकि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बोली है कि जो नया टेक्स्ट है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसलिए उसका इफेक्ट नहीं है जो नया वाला है, तो इसलिए पुराना वाला जो था उसका इफेक्ट है। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और ही लिखा हुआ है, लेकिन एक कहानी सुनाने के लिए हमको इसकी जरूरत है। अब क्या है, अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज थे, जजेज का अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिन जजों से उसको लगता था कि इनसे बात करना जरूरी है उनसे बात करता था। एक पॉइंट। दूसरा, अगर सीजेआई का अपॉइंटमेंट नहीं कर रहा है कोई और जजेज, तो सीजेआई से भी जरूर कंसल्ट करता था, क्योंकि उसको कंसल्ट करना था। सिस्टम वर्क वेरी स्मूथली। हमारे आजादी के बाद जो शुरुआती लीडर्स थे बड़े अच्छे थे, बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में भरोसा करते थे। जरूर एक दुक्का गलतियां अगर हुई हो तो हुई हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन वो खुद बनाए थे और खुद उस पर चलते थे। तो होता यह था कि प्रेसिडेंट जो था वो कंसल्ट करता था और कंसल्ट करके अपॉइंट करता था, कोई दिक्कत नहीं था यहां पे। और सीजेआई के बारे में ये ऐसा ट्रेंड बन गया था, ऐसा मतलब परंपरा बन गया था
कि सीजेआई जो होगा दैट शैल बी द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये परंपरा बन चुका था, यानी कि हमारे पास एक सीजेआई है और हम यहां पे कुछ जजेज बना दे रहे हैं। तो परंपरा ये बन गया था कि ये अगर रिटायर करेगा तो इसमें से जो सीनियर मोस्ट होगा, सोचिए दिस इज सीनियर मोस्ट, तो ही और सी विल बी एलिवेटेड एज सीजेआई। बड़ा सिंपल सा सिस्टम था ये। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कब आए, सुप्रीम कोर्ट में कब ज्वाइन किए? हाँ हाँ, टेन्योर ऑफ सर्विस इन सुप्रीम कोर्ट। ये जो है यहाँ पर जो जजेस होंगे इनमें ये कैसे आए, हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये कैसे आए तो हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा एक प्रेसिडेंट। तो हमारा एक प्रेसिडेंट होगा। ये प्रेसिडेंट जो होगा, देखिए जब कभी भी आप लोग प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो आप समझिए सरकार, सरकार मतलब आप प्राइम मिनिस्टर समझ लीजिए, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट का लिखा हुआ रहता है, मतलब सरकार करेगी, लिखने को प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सरकार ही है। तो ये जो होगा ये कंसल्ट करेगा, ठीक है। कंसल्ट करेगा मतलब कौन करेगा? कंसल्ट सरकार करेगी। तो सरकार कंसल्ट करेगी, इन लोगों से पूछेगी कि देखिए एक और रिटायर करवा रहे हैं, इसको रिटायर करवा रहे हैं, अभी सीजेआई नहीं बना था। तो प्रेसिडेंट पूछेगा कि यहां किसको ले आए, तो किसको ले आए? तो हाई कोर्ट के जजेज है ना, तो हाई कोर्ट के जजेज आएंगे, तो किस हाई कोर्ट का ले आए? तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो होगा वो प्रेसिडेंट सीजेआई से पूछेगा, इनमें से जिनसे मन हो पूछ ले, प्लस हाई कोर्ट के जिस जज से पूछना पूछ ले, और पूछने के बाद वो क्या करेगा? हाई कोर्ट से किसी को एलिवेट करेगा। तो एलिवेट किया, एलिवेट करके यहां पर रिप्लेस हो गया। तो ये सिस्टम बहुत ही स्मूथ चल रहा था। अब क्या है, नंबर इसका आया हुआ है, ये जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं था। ये सीनियरिटी मतलब सीजेआई सीनियरिटी और बाकी में कंसल्टेशन चल ही रहा था। हुआ क्या कि हमारे जो लीडर्स थे, ये लीडर्स धीरे धीरे करके अच्छे लीडर्स नहीं आए। हमारे लीडर्स जो रिपीट हम कर रहे हैं बात, मतलब ये आप देखेंगे कि हमारे देश को चलाने वाले शुरू के जो लोग थे, ये चलाने वाले लोग बड़े ही मैग्नानिमस टाइप के लोग थे, महान मतलब लोग थे जो क्रिटिसाइज करने पर भी टॉलरेट करते थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करते थे। वो इंस्टीट्यूशन का इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करते थे, उनको इंडिपेंडेंट रहने देना चाहते थे। वो ये नहीं सोचते थे कि मेरा अपना आदमी आकर के वहां बैठ जाए। अपना आदमी जजेज को मतलब इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने की कोशिश नहीं हुआ था। ये कोशिश जो था ये 1973 तक ये कोशिश नहीं हुआ था। अच्छा खासा दिन हम लोग ठीक ठाक चले थे, रास्ते हमारे अच्छे थे। फिर हम धीरे धीरे गर्त में गिरने लगे और गिरने ही लगे और पता नहीं कब कहां स्लाइड करके जाएंगे। खैर छोड़िए। तो बात यह है कि 1973 में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पॉपुलरिटी के टॉप में हुआ करती थी एक जमाने में। 71 में बांग्लादेश बनवा दी और भी पॉपुलरिटी, ऑटोक्रेटिक टेंडेंसियां उनके अंदर में थी। इसी टाइम में एक मामला आया, दैट इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती का जो बेंच था, ये अभी तक इंडिया में सबसे बड़ा बेंच था। ये बेंच 13 जज बेंच था, ठीक। 13 जज बेंच में फैसला हुआ 7-6 से, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो फैसला था केशवानंद भारती में, ये सरकार को अच्छा नहीं लगा फैसला। रिपीट करें, इंदिरा गांधी की सरकार थे। हाँ, इसमें था ये कि इसमें जो अमेंडमेंट करना है, जो अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या वो अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट फ्री है? मतलब क्या कुछ भी संविधान में बदलाव कर सकते? तो फैसला ये आया कि एक्चुअली 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का क्वेश्चन उठा था। इसमें 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को क्वेश्चन किया गया था।
तो क्वेश्चन किया गया तो उस समय में फंडामेंटल राइट को सरकार कर्व करना चाहती थी, तो वो अमेंडमेंट कर रही थी। अमेंडमेंट में क्वेश्चन उठ रहा था कि क्या पार्लियामेंट संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, ये एक मुद्दा उठा था। क्योंकि एक फैसला इससे पहले आया था, दैट वाज ऑफ गोलकनाथ का फैसला। गोलकनाथ का फैसला में जो कोर्ट फैसला दी थी कि फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं किया जा सकता। तो बात यह है कि क्या संविधान में कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है? केशवानंद भारती फैसला दिया कि संविधान में अमेंडमेंट पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, ये सब जो है ये संविधान के पिलर हैं। ये पिलर को तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। मतलब संविधान का वो इतना चेंज नहीं कर सकते कि संविधान देखने से पता ना चले कि वही वाला संविधान है। यानी कि पार्लियामेंट पर वैसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोलता है। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर पार्लियामेंट के पास में है, और वो कोई भी लिमिटेशन पार्लियामेंट पर नहीं लगाता है कि क्या वो कोई अमेंडमेंट नहीं भी कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट एक लिमिटेशन लगा दी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का तो अमेंडमेंट नहीं कर सकते। 7-6 हाँ, 6 लोग बोल रहे थे कि पार्लियामेंट कोई भी अमेंडमेंट कर सकती है, और एक जो था और 7 लोग जो थे वो बोल रहे थे कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट नहीं कर सकती। ठीक, तो इसका जो इस फैसला में जो सीजेआई था, वो सीजेआई रिटायर किया। तो सीजेआई रिटायर किया, तो यहां पर ब्लू वाला हम बना देते हैं। ये जो पर्सन है, ये ब्लू में 3 लोगों को बनाते हैं, ये 3 लोग, और यहां पर भी एक 2 ब्लू बना देते हैं। 13 नहीं बनाएंगे, चलिए 1 ब्लू बना देते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि 1973 में फैसला सुनाने के बाद केशवानंद भारती का, वहां सीजेआई रिटायर किया। सीजेआई रिटायर किया। रिटायर करने के बाद ये सीनियर मोस्ट हमारा यहां पर है, ये सीनियर मोस्ट को बनना चाहिए था। ये सीनियर मोस्ट था इंदिरा गांधी की सरकार। बोलने को तो बोलेंगे प्रेसिडेंट, लेकिन हम रिपीट करें, नहीं, ये सरकार ही थी, और प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता इसमें। प्रेसिडेंट जो था वो कंसल्टेशन करना था, और कंसल्टेशन किया, और करने के बाद बोला जो भी किया, परंपरा तोड़ दिया। ये तीनों जज जो ये 7 के पार्ट थे, इन तीनों को बाईपास किया गया, और उसके जगह में जो चौथा आदमी था, जो कि 6 का पार्ट था, यानी सरकार का फेवर में फैसला लिखा था, उसको सीजेआई बना दिया गया। इस आदमी का नाम था A.N. रॉय, जस्टिस A.N. रॉय। A.N. रॉय बने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो लोग रीढ़ की हड्डी वाले लोग थे, जो सरकार के फेवर में फैसला, सरकार के अगेंस्ट में फैसला लिखने से भी नहीं डरते थे, ये लोग जो थे, ये लोग रिजाइन किए। ये लोग थे J.M. सेलत, K.S. हेगड़े और A.N. ग्रोवर। 3 लोग जो लाइन में थे सीनियरिटी में, ये तीनों लोगों को सुपरसीड किया गया। सुपरसीड करके चौथा जो आदमी था A.N. रॉय,
जो सरकार के फेवर में फैसला लिखा था। आजकल एक टर्म आता है चरण चुंबक। तो हमारी जुडिशरी जो थी अपना रिस्पेक्ट गिराना शुरू की है। यहां से जुडिशरी के ऊपर में हिस्टोरिकल हमले होते हैं। जब भी हमारी जुडिशरी बोलती है ना हम इंडिपेंडेंट है, सरकार के खिलाफ में बोलने की कोशिश करती है, तो जो हमारे मंत्री हैं ये याद दिला देते हैं, अरे आप लोग तो इंदिरा गांधी के समय में झुक गए थे। तो पूरा इंस्टीट्यूशन जो है ना, इंस्टीट्यूशन बदनाम हो गया। ठीक, इंस्टीट्यूशन बदनाम हुआ। और दूसरी बात कि कांग्रेस के ऊपर में हमेशा के लिए धब्बा लग गया है कि जब कभी कांग्रेस बीजेपी सरकार को कुछ बोलेगी तो वो इसको याद दिला देगी, ये सब तुम भी, हाँ, कि तुम भी तो किया था, तो तुम भी किया था, खराब काम किया था, हम भी खराब काम कर रहे हैं। तो एक तरह का ना एक्सेप्टेंस होता है, सरकार जब बोलती है ना तुम किया था, तो एक्सेप्टेंस होता है, हम भी कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ही बोल रहे हैं हम भी कर रहे हैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हाई ग्राउंड पे बोलो तुम किया था हम नहीं कर रहे हैं, वो तो बोलना होगा कि तुम किया हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई बहुत ऊंचा नहीं, सब एक ही है, बोल रहे कि हम लोग एक ही है, तुम भी वही हम भी वही है, तो ऊंचा ग्राउंड नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं ऐसे जैसे हम बहुत ऊंचे हैं। कर एनीवे आगे वापस आए, तो ये जो लोग थे, अब ये तीन लोग, कोई भी जो रीढ़ की हड्डी वाला आदमी रहेगा, ये लोग तो पहले ही से थे, ये लोग रिजाइन कर दिए। ठीक, तो 1973 में परंपरा टूटा और जो सीनियर मोस्ट नहीं था वो सीजेआई बना। ये सीजेआई बनने के बाद ये कोशिश किया कि यशवंत भारती का जो केस है वो पलट जाए, लेकिन इतना हंगामा हुआ देश में कि वो नहीं हो पाया। ठीक, अब आते हैं केस नंबर 273। पहला केस बता दिया, केस नंबर 2 1976 में एक केस आया था, वो था एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर में 5 जजेस की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की। ये केस है 76 का। आपको पता है इस समय इमरजेंसी लगा हुआ था। इमरजेंसी के दौरान में इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी कि राइट टू लाइफ को सस्पेंडेड माना जाए। ऐसा माना जाए कि आर्टिकल 21 इमरजेंसी के दौरान में सस्पेंड हो जाता है। तो ये जो जजेस थे एडीएम जबलपुर में, 4 जज फैसला दिए कि यस इट गेट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। एक ही जज था, उसका नाम था एचआर खन्ना, जो सीनियर मोस्ट जज था सीजेआई के बाद। वहां पर भी सीजेआई बना दीजिए आप, सीजेआई और +4। इस 4 में केवल एक आदमी था जिसका नाम था एचआर खन्ना, जो सीनियर मोस्ट था। ये बोला था 4-1 में कि नहीं, इमरजेंसी के दौरान भी राइट टू लाइफ सस्पेंडेड नहीं हो सकता। ठीक, इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था, मतलब क्रिटिसिज्म से, एकदम ऑटोक्रेटिक टेंडेंसी एकदम टॉप पे थी। हम क्लास में आप लोगों को बोलते हैं, कभी भी सरकार को आंख मूंद करके अगर सपोर्ट करेंगे तो सरकारें ऑटोक्रेटिक हो जाएंगे। सरकार जज कर लेती है कि लोग हमको आंख मूंद के सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे ऑटोक्रेसी टॉप पे रहता है। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि बहुत लोग हैं जो हमारी सरकार को एकदम आंख मूंद के सपोर्ट कर, कुछ भी करे तो सपोर्ट ही है। पहलवान का मामला है, उसमें सपोर्ट। ईडी का छापा पड़ रहा है, सीबीआई का छापा पड़ रहा है, उसमें सपोर्ट। हर जगह सपोर्ट, कहीं भी मतलब क्रिटिसाइज का सवाल ही नहीं है। ऐसे में सरकार को लगता है ना कि अब हमको कोई नहीं हटा सकता। इंदिरा गांधी का भी पॉपुलैरिटी जो था वो 71 के बाद से टॉप में था। कुछ तो ऐसे चमचे थे जो बोलते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये सब। तो वो जो था वो दिमाग पर असर पड़ता है सबसे, और लोग अगर चमचों से घिर जाते हैं तो क्या होता है, इको इफेक्ट होता है। इको इफेक्ट होता है मतलब लगता है कि सब
दुनिया ही मेरे से सहमत है। इसीलिए अपने क्रिटिक लोगों को भी सुनना चाहिए ताकि पता चलते रहे कि नहीं सब लोग मेरे साथ मेरा वॉइस नहीं सुनना चाह रहे। तो अगर मतलब सरकार के आसपास में अगर सारे के सारे चमचे इकट्ठे हो जाएंगे तो सरकार ऐसी ही हो जाएगी। खैर, तो HR खन्ना जो था स्पाइन वाला जज था, इसका नंबर आना था CJI के लिए, वही हुआ जो पहले हुआ था और कंसल्टेशन हुआ और कंसल्टेशन के बाद HR खन्ना को नहीं HM बेग को CJI बनाया गया। यानी कि सरकार जुडिशियरी में पैलेटेबल पर्सन्स को ला रही थी। ये बड़ा खतरनाक है किसी देश के लिए, बहुत ही खतरनाक, कि सरकार के सारे विंग एक ही आवाज अगर बोलने लगेंगे तो खतरा हो जाएगा। सरकार ये इंडिपेंडेंस बड़ा जरूरी है। इसीलिए जब राज्यसभा में कोई हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चला जाता है तो बड़ा खतरनाक बात है ये। अगर कोई CJI उतरता है, उतर करके कहीं का गवर्नर बन जाता है तो ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो एक ही भाषा सारे देश में सुनाई पड़ेगी। यानी सरकार जो चाहेगी वही होगा, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि जजेस को लालच आ जाएगा कि हम भी जब रिटायर होंगे तो गवर्नर बनेंगे, राज्यसभा का मेंबर बनेंगे, तो ये लालच नहीं आने चाहिए। लेकिन लालच आएगा जब सरकारें ये सब काम करेगी। तब फैसला लिखते समय आगे से जो ये लोग जज लोग हैं, ये लोग भी ध्यान रखेंगे कि हमको CJI बनना है तो थोड़ा अच्छा वाला फैसला लिख देते हैं। ठीक, सब चीजें हुई हैं इंडिया में। चीजें जो है वो बड़ी खतरनाक डायरेक्शन में जा रही थी। आगे से जो जजेज होते वो पैलेटेबल जज मतलब सरकार जैसा जज चाहती है वैसा ही जज आए। जैसे अभी हम लोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हुआ ना कि एक आदमी को रिटायर करवा के फटाफट उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ले आया। तो पैलेटेबल पर्सन कि मेरा अपना आदमी रहे, जज में भी मेरा अपना आदमी रहे, ये खतरनाक होता है। एक तमिलनाडु में भी कहानी हुआ ना कि एक बीजेपी का जो प्लेस होल्डर था उसको जज बना दिया, जो चूक हो गया है हम लोग का कॉलेजियम से। हाँ, तो ये चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक ही वॉइस नहीं, ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए सरकारों से। सरकार के अगेंस्ट उनको फैसला लिखना पड़ता है, तो वो कैसे लिखेंगे? तो HM बेग बने। HM बेग के बारे में एक कहानी है कि इमरजेंसी के दौरान में लोग बोले कि जेल से लोगों को रिहा किया जाए, बहुत ज्यादा लोग जेल में डाल दिए गए इमरजेंसी के दौरान, ये तो CJI बन गए थे। तो ये एक फैसला लिखे थे, उसमें बोले थे कि सरकार जो है कैदियों के साथ में माँ की तरह व्यवहार कर रही है। कैरम बोर्ड है, कितना सेवा रोगियों का कैदियों का किया जाता है, सारी सुख सुविधाएं हैं, इतना अच्छा सरकार कैदियों के साथ व्यवहार कर रही है, तो रिहा करने की क्या जरूरत है? ठीक, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को मातृवात्सल्य वाला सरकार बताई। हाँ, तो यही गोद तो यहीं पे दिख ही रहा है। तो ये लोग जो है, ये लोग मतलब मातृवात्सल्य मतलब इंदिरा गांधी की सरकार जो है, आप लोग जानते होंगे मातृवात्सल्य ऐसा होता है ना वर्ड, तो वो मतलब कि माँ जैसे बच्चा को केयर करते हैं वैसे ही जेल में केयर किया जा रहा है। तो ये सब बातें जो है ये जज का मुंह से निकला। हमारे यहाँ पर भी अभी भी निकला है। हमारा एक जज था जो अभी सिटिंग जज बोला था कि नरेंद्र मोदी जैसा विजनरी नेता है ही नहीं। जज के मुंह से निकलना बड़ा खराब बात है। हमारा जो CJI है वो तो अगेंस्ट फैसला ज्यादा लेता है ना। हाँ, ले रहा है। हाँ, ऐसे ही है। तो ज्यादा, हाँ, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ले रहा बोलिए, वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ वर्डेड ज्यादा है, मतलब वो झुक नहीं रहा है और सरकार को बहुत दिक्कत है इससे। हाँ, लेकिन एक अरुण मिश्रा जो थे वो बोले थे साफ साफ कि ऐसा विजनरी नेता मतलब इंडिया को बहुत मतलब वर्ल्ड क्लास का विजनरी नेता मिल गया। आप जज रहते हुए कैसे बोल सकते हैं ऐसा? इसका मतलब सरकार जब का कोई एक्ट आएगा उस पर आप जब फैसला सुनाएंगे तो आपको लगेगा कि तो विजनरी आदमी का है, तो आपका तो बायस्ड हो गया। लेकिन ऐसा ही है। तो वो चीजें जो उस समय थी इंदिरा गांधी के टाइम, वो अभी भी है। लेकिन जो लोग भक्त टाइप के लोग हैं ना, इंदिरा गांधी वाला आप पढ़ाएंगे ना, उनको बड़ा खुश होंगे कि हाँ इंदिरा गांधी बहुत बदमाश थी। और जैसे अब इधर में आएंगे बोलेंगे आप मजा नहीं आ रहा क्लास में।
ठीक है, तो ये जो होता है वो मतलब सारी चीजों को उस तरह से लोग नहीं देखना चाह रहे। खैर, अब क्या हुआ कि अब इसके बाद क्या हुआ, हम दो केस बता दिए कि दो केस जो है 1 और 2, और तीसरा बात यह है कि हाई कोर्ट के जजेज का मास ट्रांसफर भी इस टाइम में करना शुरू किया गया। मास ट्रांसफर मतलब पनिशमेंट पोस्टिंग समझ लीजिए आप, ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेज। तो ये जो हुआ, ये पनिशमेंट पोस्टिंग शुरू हुआ। ये सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केसेज गए। तो पहला केस जो गया, इट वेंट इन 1981 को मुद्दा यह था कि जजेज का अपॉइंटमेंट जो हो रहा है, ये सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। अब मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप आगे को फॉलो कर पाएंगे।